देखो, कल हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी बॉडी पढ़ा था अपन ने। अब आज अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया अपना कोशिकांग, फिर उसके बाद अपने गोल्जी बॉडी हो गया। अब आज पढ़ेंगे, अब तीसरे नंबर पे है अंतःपर्दवी जालिका, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका। जालिका मतलब जाल, एक जाल बनाती है ना। पहले इसका टॉपिक डालो, जो नेक्स्ट अपना कोशिकांग है, अंतःपर्दवी जालिका। टॉपिक डालो, अंतःपर्दवी। पर्दवी ऐसे भी लिख सकते हो आप, जालिका, अंतःपर्दवी जालिका, या इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, रेटिकुलम है ना। रेटिकुलम मतलब जालिका नाम है ना, तो जाल होता है ये एक तरह से, कोशिकाओं का जाल, कोशिकाओं का जाल, कोशिकाओं का जाल। देखो, ये है आपकी, ये है आपका कोशिका, है ना। ये कोशिका है और इसके अंदर पे पाया जाता है केंद्रक। ये बीच में केंद्र, ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बना लो। ये है केंद्रक, है ना। अब इसको तीन जगह से तोड़ दो, कहीं से भी। एक यहाँ से तोड़ दो, एक यहाँ से तोड़ दो, एक यहाँ से तोड़ दो। तो ये जो बाह्य केंद्रक की झिल्ली है, केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली है, केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली है ना, ये यहाँ से लेके ये जाल बनाता है, ये एक जाल बनाती है ना। है ना, ऐसा जाल, इसको बोलते हैं अंतःपर्दवी जालिका, है ना। ये जाल कहलाती है केंद्रक की झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक। ये तो कोशिका है, कोशिका के ऊपर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, कोशिका के ऊपर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ये कोशिका। अब इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, है ना, या प्लाज्मा झिल्ली, एक ही बात है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली से, इस प्लाज्मा झिल्ली से, इस कोशिका झिल्ली में देख लो, कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ ये इसका जाल, कोशिकाओं का जाल फैला हुआ है। कहाँ से? केंद्रक से। ये कहलाता है इसका केंद्रक, ये कहलाता है इसका केंद्रक, केंद्रक। तो केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो केंद्रक झिल्ली, कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, है ना। तो केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ कोशिकाओं का जाल, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ कोशिकाओं का जाल क्या कहलाता है? अंतःपर्दवी जालिका। मतलब ये केंद्रक झिल्ली यहाँ से कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ है, ये यहाँ तक कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ है ना। कोशिकाओं का जाल फैला हुआ है, ये जाल है जो कोशिकाओं का जाल फैला हुआ है, तो इसे बोलते हैं अंतःपर्दवी जालिका, है ना। तो ये तो केंद्रक हो गया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी अपन बना सकते हैं कहीं भी। ये माइटोकॉन्ड्रिया लगी, यहाँ जरूरत नहीं है, अपन ने पढ़ रखा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। हरित लवक बनाना चाहे तो हरित लवक, ये हरित लवक, है ना। थोड़ा बड़ा बना दो, और बड़ा बना सकते हैं तो चित्र है। इसके अलावा गोल्जी का इसके ऊपर होता है, जस्ट इसके ऊपर होता है, केंद्र के जस्ट पीछे, है ना। ये गोल्जी का है, ये गोल्जी को है ना। इसके अलावा ये राइबोसोम, ये राइबोसोम, ये गोल्जी को
है ना, ये हरित क्लोरोप्लास्ट। हालांकि जो यूकेरियोटिक कोशिका का चित्र है, जो यूकेरियोटिक कोशिका का चित्र बनाया था अपन ने, वही जंतु कोशिका का चित्र है, वही पादप कोशिका का चित्र है, वही कोशिका का चित्र है। मतलब अपन जो कोशिका का चित्र पढ़ते हैं, है ना। ये केंद्रक हो गया। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे बोलते हैं अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका, है ना। और ये केंद्रक। इसके अलावा इन्हें बोलते हैं राइबोसोम। देखो राइबोसोम है ना, ये मिलेंगे यहाँ या तो रफ ER पे मिलेंगे या इसके अंदर मिलते हैं, केंद्रिका के अंदर। केंद्रिका के अंदर इसको राइबोसोम मत बोलो आप, यहाँ पे तो आप लाइसोसोम लिख दो। ये ऐसे लाइसोसोम पाए जाते हैं कोशिका में, है ना। यहाँ पे लाइसोसोम लिख दो आप, लाइसोसोम, है ना। इसके अलावा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बनाएंगे, तारक केंद्र बनाएंगे अपन ऐसे। सेंट्रियोल 90 डिग्री पे होते हैं, ये तारक केंद्र होते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं जो 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, तो सेंट्रोसोम है ये, सेंट्रोसोम। और इसके ऊपर ये, इसके ऊपर है ना राइबोसोम पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ER के ऊपर, मतलब रफ अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं इसके। तो देखिए आप कि सेंट्रोसोम है ना 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से, सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है सेंट्रोसोम। ये 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ये तो अपन इसकी संरचना पढ़ेंगे ना, जब बताएंगे आपको, है ना। तो लाइसोसोम पाए जाते हैं इसमें, ये है ना। ये सब कोशिकांग जो इसमें पाए जाते हैं, है ना। केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्र के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है अपन पढ़ेंगे। केंद्र के अंदर पाए जाते हैं क्रोमेटिन जाल। जो क्रोमेटिन, ये जाल है ना, ये क्रोमेटिन जाल कहलाता है। और ये क्रोमेटिन जाल आगे जाके गुणसूत्रों में बदल जाता है। गुणसूत्रों पर क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। तो वो काय के बने होते हैं? DNA के बने होते हैं, है ना। तो अपन पढ़ेंगे इनको बाद में। अभी तो आप ये देख लो, केंद्रक ये है, अंतःपर्दवी जालिका ये है। केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ कोशिकाओं का जाल क्या कहलाता है? अंतःपर्दवी जालिका कहलाता है। इसको झिल्लियों का तंत्र भी बोलते हैं। देखो ना, बहुत सारी झिल्लियाँ नज़र आ रही है अपन को, तो झिल्लियों का तंत्र भी बोलते हैं इसको, है ना। इसकी संरचना अपन देखें तो इसकी संरचना में वही 3 भाग हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। जो गोल्जी गोई में थी ना, गोल्जी गोई में भी सेम है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स, है ना। बस इसमें एक ही इसमें है ना, अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो रफ ER और स्मूथ ER। एक तो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, एक दानेदार अंतःपर्दवी जालिका या खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। मतलब 2 प्रकार की अंतःपर्दवी जालिका होती है। एक पे तो राइबोसोम पाए जाएंगे, एक पे राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। तो ये राइबोसोम पाए जाते हैं इनमें, है ना, अंतःपर्दवी जालिका में। इसके अलावा केंद्रक के अंदर है ना, केंद्रिका होती है, एक छोटी सी केंद्रिका। तो इसमें भी ये भी राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाती है। राइबोसोम इसमें ही पाए जाते हैं, है ना। तो अपन लिखते हैं और कहाँ कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। तो पहले तो आप चित्र को समझ लो, ये जंतु कोशिका का चित्र है ना। ये है कोशिका का चित्र, कोशिका का चित्र, यूकेरियोटिक कोशिका का चित्र मान लो आप इसको, यूकेरियोटिक कोशिका का चित्र मान लो, है ना। कोशिका का चित्र है जंतु कोशिका का। तो अब देखो, अंतःपर्दवी जालिका पढ़ रहे थे अपन। तो अंतःपर्दवी जालिका की इसमें अंतःपर्दवी जालिका के बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? अंतःपर्दवी जालिका के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, है ना। इसकी खोज किसने की, इसका अन्य नाम क्या है ना, अदर नेम, इसका अन्य नाम क्या है अंतःपर्दवी जालिका के। इसके अलावा अंतःपर्दवी जालिका की संरचना पढ़ेंगे अपन। वही गोल्जी गोई के समान होती है ना। वही 3 भाग हैं इसके, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और पुटिकाएँ। तो इसकी संरचना पढ़ेंगे और इसके प्रकार पढ़ेंगे। अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है ना। खुर्द, एक तो स्मूथ, एक तो चिकनी स्मूथ और एक रफ।
स्मूथ और रफ, मतलब एक तो चिकनी और एक खुरदरी या दानेदार, एक तो चिकनी और एक दानेदार या खुरदरी, है ना। रफ का मतलब खुरदरा होता है या दानेदार होता है। तो ये है, और इसके कार्य भी पढ़ लेंगे बस, इसमें ये अंतःप्रद्रवी जालिका खत्म, है ना। तो अपन चालू करते हैं इसकी खोज, फिर उसके बाद अन्य नाम, फिर संरचना और फिर कार्य और प्रकार। तो इसके सबसे पहले अपन पढ़ते हैं खोज, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की, है ना। खोज, तो देखो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी पोर्टर ने की थी। पोर्टर, इंग्लिश में लिखो पोर्टर, पोर्टर ने की, है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज कसरे जाता है पोर्टर को। क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, खोज जितने भी कोशिकाएं हैं ना, सबकी खोज करता है ना, सबके नाम लिख लेना एक अलग से साइड पे, है ना। चाहे तो अपन बाद में भी देख लेंगे, लेकिन आप नाम लिख लेना सबके अलग से, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि किसने किसको खोजा था, कौन से कोशिकांग की खोज की किस वैज्ञानिक ने की, है ना। ये ध्यान रखना आप, एक साइड कोशिकांग के नाम लिख लेना और एक साइड खोजकर्ता के नाम लिख लेना। देखो ये है खोज। अब इसके अन्य नाम, अन्य नाम क्या है, इसकी परिभाषा लिख लो आप। सबसे पहले तो इसके बारे में एक लाइन लिखो, केंद्रक झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पाई जाने वाली कोशिकाओं का जाल, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पाई जाने वाली कोशिकाओं का जाल क्या कहलाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक, कोशिका झिल्ली तक, कोशिका झिल्ली तक पाई जाने वाली यहाँ से इस चित्र को अलग से ऐसे कर लो, है ना, ऐसे पाई जाने वाली कोशिकाओं का जाल या केशिकाओं का जाल, कोशिकाओं का जाल, कोशिकाएं आएगी शायद, कोशिकाओं का जाल, केशिकाएं या कोशिकाओं एक ही बात है, कोशिकाओं या केशिकाओं का जाल क्या कहलाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है ना। केशिकाएं भी हो सकती है, कोशिकाओं भी हो सकती है, केशिकाएं भी मान सकते हो आप, है ना। तो केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पाई जाने वाली केशिकाओं का जाल अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है, ER, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ER, है ना। अन्य नाम देखो, ये तो होगी इसकी परिभाषा, इसके अन्य नाम देखो, अन्य नाम, अन्य नाम क्या क्या है इसके, अंतःप्रद्रवी जालिका के अन्य नाम है इसके। एक तो इसका अन्य नाम है, पहला है कोशिका का अंतःकंकाल, कोशिका का अंतःकंकाल, अंतःकंकाल किसके इन अन्य नाम पढ़ रहे हैं अपन, ER के, है ना। ER के अन्य नाम पढ़ रहे हैं अपन, अंतःप्रद्रवी जालिका के अन्य नाम। तो ER के मतलब एंडोप्लाज्मिक, R रेटिकुलम, ER के अन्य नाम, है ना। या डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, समझने की बात है तो देखो इसके अन्य नाम क्या क्या है ना। कोशिका का अंतःकंकाल, अंतःकंकाल प्रदान कर रही है इसको, अगर ये नहीं होगी तो ये पिचक जाएगी कोशिका, है ना। ये नहीं होगी, ये जाल नहीं होगा कोशिकाओं का, तो ये पिचक जाएगी, अंदर से पिचक जाएगी। इसको यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट कर रही है, इसको यांत्रिक आदान प्रदान कर रही है, इसको अंतःकंकाल बना रही है ना। दूसरा देखो, झिल्लियों का तंत्र, झिल्लियों का तंत्र, झिल्लियों का तंत्र,
झिल्लियाँ पाई जाती है ना, ये झिल्लियाँ ही हैं, केशिकाएँ ही हैं, कोशिकाएँ हैं, तो इसको बोलते हैं झिल्लियाँ, झिल्लियों का तंत्र, है ना। तो कोशिका का अंतःकंकाल और झिल्लियों का तंत्र, ये दो नाम है इसके फेमस, है ना, झिल्लियों का तंत्र और अंतःकंकाल, कोशिका का अंतःकंकाल, ये अन्य नाम हो गए इसके। खोजकर्ता हो गया, अन्य नाम हो गए। अब अपन को पढ़ना है इसकी संरचना, है ना, इसकी संरचना पढ़ते हैं। तो टॉपिक डालो संरचना। संरचना में पहले चित्र बना लेते हैं, है ना। संरचना में 3 भाग होते हैं, लिख लो पहले। ये इसके ऊपर एक कोशिका का आवरण पाया जाता है, मतलब एक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है ना। एक मेम्ब्रेन, सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग तो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जबकि ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो मतलब इसके ऊपर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है इसके ऊपर। लिखते हैं सीधा, इस पर डायरेक्ट लिख लो, यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस पर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, है ना। इसकी संरचना के 3 भाग हैं, जैसे गोल्जी को है ना वैसे के समान इसकी संरचना। इसकी संरचना की 3 भाग हैं, एक तो सिस्टर्नी, एक वेसिकल्स और एक ट्यूबुल्स, है ना। तो लिखते हैं, इसकी संरचना में में 3 भाग होते हैं। एक तो सिस्टर्नी, दूसरी आपकी सिस्टर्नी, दूसरी आपकी वेसिकल्स और तीसरी आपकी ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको TUBULES, ट्यूबुल्स, है ना। और वेसिकल्स को इस बोलेंगे VESICLES, वेसिकल्स। सिस्टर्नी को बोलेंगे CYSTERNAEE। सिस्टर्नी की स्पेलिंग देख लेना ध्यान से, है ना। सिस्टर्नी तो ये है। 3 भाग होते हैं इसकी संरचना के, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। जो सिस्टर्नी होती है इनका चित्र भी बनाते हैं अपन, है ना। तो पहले यहाँ तक समझते हैं इसको, फिर इनका चित्र बनाएंगे। अब तीनों के सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबुल्स की, है ना। तो पहले एक बार फिर से समझ लो इसको। देखो अब अपन पढ़ रहे हैं अंतःपर्दवी जालिका, है ना। 3 नंबर का कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी पढ़ ली। अब अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER पढ़ रहे हैं, है ना, अंतःपर्दवी जालिका। तो इसमें देखो अंतःपर्दवी जालिका की खोज किसने की? अंतःपर्दवी जालिका की खोज की थी पोर्टर ने, है ना। ये जितने भी खोज करता है ना सबके नाम आते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, इसको ध्यान रखें, है ना। ये बहुत आता है, एग्जाम में आता है। इसके अलावा क्या होता है, ये इसकी परिभाषा है अंतःपर्दवी जालिका की, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पाई जाने वाली केशिकाओं का जाल या कोशिकाओं का जाल
अंतःपर्दवी जालिका कहलाता है। ये केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली ये है, तो कोशिका झिल्ली तक पाई जाने वाली कोशिकाओं का जाल कहलाता है अंतःपर्दवी जालिका। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कोशिकाओं का जाल पाया जा रहा है, एक तरह से जाल की तरह दिखाई दे रहा है, ये है ना, नाम ही जालिका है ना, तो इसको बोलते हैं अंतःपर्दवी जालिका। इसके बाद अन्य नाम, अंतःपर्दवी जालिका के अन्य नाम क्या क्या नाम है, अन्य नाम मतलब अदर्स नेम इसके क्या है, उपनाम क्या है इसके, तो देखो अन्य नाम में एक तो कोशिका का अंतःकंकाल, अंतःपर्दवी जालिका के अन्य नाम क्या है, एक तो कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं इसको, अंतःकंकाल है ना। इसके अलावा झिल्लियों का तंत्र, झिल्लियाँ दिखाई दे रही है ना, झिल्लियाँ है ना, अंतःकंकाल कैसे दिखाया जाता है, ये अंतःकंकाल एक तरह से कंकाल ही बना हुआ है ना। अगर ये नहीं होगा तो यांत्रिक सपोर्ट करता है इसको, अंतःपर्दवी जालिका यांत्रिक सपोर्ट करती है इसको, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट करती है इसको, है ना। ये नहीं होगी तो पिचक जाएगी, ये नहीं होगी तो पिचक सकती है। आधार उसको ठहरा रखा है वहाँ पे, कोशिका झिल्ली को यहाँ पे ठहरा रखा है इसने, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ जाएगी नहीं जाएगी, वो अंतराकोशिक विनिमय करती है, देखेंगे अपन, है ना, कार्य में पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा अब इसकी संरचना देख लो आप, संरचना में क्या क्या पाया जाता है इसकी। ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकाएं, इसके ऊपर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है केवल, है ना, दोहरी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, है ना। तो यह इस पर यहाँ आएगा, इस पर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, इस पर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है ना? इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, वही गोल्जी बॉडी की तरह 3 भाग होंगे इसकी संरचना में। एक तो होगी सिस्टर्नी, एक होगी वेसिकल्स, एक होगी ट्यूबुल्स, है ना। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स, ये इसकी संरचना की 3 भाग हैं। अब अपन इसको, अब आप इसको उतार लो, नाम से स्पष्ट है, वेसिकल गोल होगी, ट्यूबुल से ना लंबी सी होगी, है ना, और सिस्टर्नी भी लंबी सी होगी, है ना, नलिकाकार संरचना है। ये अशाखित होती है, ये भी अशाखित होगी, ये केवल ये शाखित होती है। गोल्जी बॉडी में भी ये शाखित होती है ना। इसमें इसमें एक ही अंतर है, गोल्जी बॉडी और अंतःपर्दवी जालिका की, इसमें एक ही अंतर है कि इन दोनों पे ना राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं इन दोनों पर, और इसमें नहीं पाए जाते राइबोसोम, है ना। तो मतलब गोल्जी बॉडी और अंतःपर्दवी जालिका में एक ही अंतर है कि इन दोनों पर राइबोसोम पाए जाएंगे बस, बाकी तीनों की संरचना इन सेम है उसकी तरह, है ना। तो अपन इसको आप उतार लो कॉपी में, है ना, फिर मैं मिटाता हूँ इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। तो इसकी तीनों संरचनाओं के नाम लिख लेते हैं और इनकी तीनों संरचनाओं के चित्र बना लेते हैं, है ना। तीनों जो इसके भाग हैं इसकी संरचना के, अंतःपर्दवी जालिका की जो तीनों भाग हैं तीनों, है ना, तो उनके नाम लिख लेते हैं। और नाम लिख लिया अपन ने, अब इनके चित्र बना लेते हैं, मतलब, है ना। तो चित्र बना लेंगे, वैसे गोल्जी बॉडी की तरह है सेम, है ना, तो उनमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख देंगे। तो बना लो चित्र, है ना। ये तो है आपकी सिस्टर्नी, है ना, ये है आपकी सिस्टर्नी। इन पे ये पाई जाएंगी राइबोसोम, ये राइबोसोम, है ना, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये तो सिस्टर्नी हो गई आपकी। और वेसिकल्स, ये वेसिकल्स, इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दानेदार संरचना, ये वेसिकल्स, वेसिकल्स का मतलब पुटिकाएं, है ना, वेसिकल्स, है ना। और ये है आपकी नलिकाएं, नलिकाएं शाखित होती है, ये नलिकाएं, है ना, नलिकाएं शाखित होती है, चिकनी होती है, इन पे वो नहीं पाया जाता, राइबोसोम नहीं पाए जाते इन पे,
छोटी बड़ी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये साकित होती है, ये होती है नलिकाएं। थोड़ा दूर बन गया, पास बना लेना। ये तो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ये नलिकाएं, ये तीन संरचना होती है अंतःप्रदेवी जालिका की, है ना। तीन भाग होते हैं इसकी संरचना में। तो सबसे पहले लिखते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के बारे में, है ना। तो सिस्टर्नी कैसी होती है? इन सिस्टर्नी में एक नब्बी नलिकाकार संरचना होती है। वही पॉइंट है सेम। ये नलिकाकार संरचना होती है, नलिकाकार संरचनाएं, नलिकाकार रचनाएं या संरचनाएं, नलिकाकार संरचनाएं नलिकाकार होती है। डायरेक्ट लिख लो आप तो, नलिकाकार होती है ना। इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं ना। इन पर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। इन दोनों पे तो राइबोसोम पाए जाएंगे, लेकिन इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। चिकनी नलिकाएं, ऐसे याद कर लेना, साकित होगी और चिकनी होगी। चिकनी नलिकाएं या ट्यूबुल्स, चिकनी नलिकाएं या ट्यूबुल्स, चिकनी नलिकाएं, ऐसे याद करो इसको, है ना। ये साकित होगी और ये असाकित होगी, है ना। तो ये चिकनी होती है नलिकाएं, है ना। राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, है ना। अब ये देखो दूसरी आ गई आपकी वेसिकल्स। वेसिकल्स, वेसिकल्स छोटा आएगा ये वेसिकल्स। इसको ऐसे भी बोलते हैं इंग्लिश में, या पुटिकाएँ भी बोलते हैं हिंदी में, पुटिकाएँ, है ना, पुटिकाएँ। वेसिकल्स तो ये क्या होती है? ये गोलाकार संरचना होती है। इसमें डायरेक्ट लिख लो, गोलाकार होती है, गोल होती है, डायरेक्ट लिख लो आप तो, कल की तरह गोल होती है ना। इसके अलावा ये राइबोसोम उपस्थित, इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना। बस ये तीसरा है आपका सिस्टर्नी होगी, वेसिकल्स हो गई, और नलिकाएं। नलिकाएं इसमें क्या होता है? नलिकाएं के बारे में पढ़ा है अपन ने कि ये साकित होती है और कैसी होती है? चिकनी होती है। मतलब इन पे राइबोसोम नहीं पाया जाता इन पे, है ना। देख लो राइबोसोम, इन दोनों पे तो राइबोसोम बना दिया अपन ने, लेकिन उस पर कोई राइबोसोम नहीं बनाया अपन ने। और वो साकित होती है, देखो ये शाखाओं में बटी हुई है, दो शाखाएं बनी हुई है ना। ये असाकित होती है, इनमें कोई शाखा नहीं होती, सीधी की सीधी है, देख लो, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन नलिकाएं या ट्यूबुल्स। तो ये कैसी होती है? देखो, एक तो ये होती है नलिकाकार रचनाएं होती है, नलिकाकार होती है। ट्यूब शेप, नलिकाकार मतलब ट्यूब शेप्ड, है ना, ट्यूब शेप्ड नलिकाकार होती है। इसके अलावा ये साकित होती है, ब्रांच्ड होती है। देखो ना, दो शाखाओं में बटी हुई है, साकित होती है। इसके अलावा राइबोसोम नहीं पाए जाते। इन पर राइबोसोम
नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, है ना, राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये लिख लो आप, अब इसको उतार लो आप, एक बार फिर समझ लो। देखो, अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना में 3 भाग होते हैं, है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना में 3 भाग होते हैं। एक तो होती है सिस्टर्नी, एक होती है वेसिकल्स और एक होती है नलिकाएं या ट्यूबुल्स, है ना, ये 3। अब ये तो कैसी होती है, इन पर तो राइबोसोम पाए जाएंगे, सेम गोल्जी बॉडी की तरह, केवल एक ही अंतर है वो गोल्जी बॉडी की संरचना में और इसमें, है ना, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी और वेसिकल्स में एक ही अंतर है कि इन जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, इनमें राइबोसोम पाए जाएंगे इन दोनों पर, बस एक ही अंतर है ना। बाकी वो भी गोल होगी, है ना, राइबोसोम ये भी नलिकाकार होगी सेम राइबोसोम की तरह, है ना। तो ये कैसी होती है, सिस्टर्नी नलिकाकार संरचना होती है, इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि गोल्जी बॉडी में नहीं पाए जाते, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में नहीं पाए जाते। अंतःप्रद्रवी जालिका की सिस्टर्नी में राइबोसोम पाए जाएंगे, नलिकाकार होती है। ये कैसी होती है, गोलाकार, गोल दिख रही है अपन तो गोल होती है। वेसिकल्स या पुटिकाएं गोल होती है, गोल दिख रही है अपन को, इन पर राइबोसोम पाए जाएंगे। देख लो, राइबोसोम के कण पाए जा रहे हैं इन पे, है ना। ये नलिकाएं। तीसरी है आपकी नलिकाएं, ट्यूबुल्स। तो ये नलिकाएं मतलब नलिका के समान दिखाई दे रही है, नलिकाकार होती है, ट्यूब शेप्ड होती है, शाखित होती है, 2-2 शाखाओं में बटी हुई है सब, है ना। वेसिकल्स या ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स या नलिकाएं, नलिकाएं या ट्यूबुल्स 2-2 शाखाओं में बटी हुई है ना, तो शाखित होती है और इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, चिकनी होती है ना, ये चिकनी होती है। तो ये है नलिकाएं, इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, है ना, तो चिकनी नलिकाएं ये है। ऐसे याद करना, चिकनी नलिकाएं याद करने के हिसाब से, क्योंकि इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। ये तो रफ होती है दोनों। देखो, अंतःप्रद्रवी जालिका की 2 प्रकार है, रफ और स्मूथ, चिकनी। रफ का मतलब खुरदरी, दानेदार, है ना। तो दानेदार में तो ये दोनों पाई जाएगी, क्योंकि इन पे राइबोसोम पाए जाएंगे ना, है ना। जिन पे राइबोसोम पाए जाते हैं ना, वो रफ अंतःप्रद्रवी जालिका में पाई जाएंगी, और स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका में पाई जाएंगी, क्योंकि इसमें ये नहीं पाए जाते, राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो अब पढ़ते हैं अपन अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार। तो आप इसको उतार लो पहले तो कॉपी में। तो देखो, अब है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार। अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ अंतःप्रद्रवी जालिका, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ ER, है ना, शॉर्ट में ER बोलेंगे इसको अपन। तो अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार 2 प्रकार की होती है, कुछ भी नहीं लिखना, सीधी 1-2 लाइन लिखनी है। एक तो खुरदरी स्मूथ होती है, एक खुरदरी होती है, रफ होती है ना। मतलब एक तो दानेदार होती है, एक चिकनी होती है ना। तो खुरदरी क्या होगी, जिस पे राइबोसोम पाए जाएंगे, दानेदार जिस पे राइबोसोम के कण पाए जाएंगे, और स्मूथ क्या होगी, जिसमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाएंगे, बस मतलब वो चिकनी होगी, बस ये है ना। अब राइबोसोम का क्या काम होता है, देखो, प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है ना। पर अपन तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं सीधा सीधा, चलो वो भी लिख लेंगे। राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। बहुत बार आता है एग्जाम में, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को, है ना। और राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका को, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। अभी तो आप ये देख लो कि अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो चिकनी और एक रफ। मतलब एक तो चिकनी और एक मतलब वो खुरदरी या दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका। तो लिखते हैं पहले इसको, टॉपिक डालो, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, प्रद्रवी ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार। तो इसकी 2 प्रकार हैं, एक तो रफ, एक स्मूथ, है ना। तो लिखो, खुरदरी या दानेदार, या एक और नाम इसका रफ, ROUGH, रफ अंतःप्रद्रवी जालिका,
प्रदवी जालिका, है ना। एक तो रफ होती है, एक खुरदरी होती है। एक तो रफ होती है, एक स्मूथ होती है। ये तो रफ है, अगली आएगी जो स्मूथ है। ये क्या होती है, इन पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। और जो दूसरी वाली होगी स्मूथ, ये क्या होगी कि जो खुरदरी होगी, जो रफ होगी ना, इसमें राइबोसोम के कण पाए जाएंगे। जब भी तो खुरदरी हुई, राइबोसोम के कण पाए जा रहे हैं बीच में, जब भी तो खुरदरी हुई हो, है ना, तो इस पर राइबोसोम के कण पाए जाएंगे। और जो स्मूथ होती है, चिकनी होती है, उसमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। तो इसको लिख लेते हैं, इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। मतलब उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, एक ही बात है ना। दूसरी लिख लो, राइबोसोम पाए जाते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला पॉइंट, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है ना। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है ना। इस पर राइबोफ्लोरिन प्रोटीन पाई जाती है। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन होती है। खैर आप तो छोड़ो इसको, चलो लिख लो, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकंड, ये प्रोटीन होती है जो इस पे पाई जाती है ना। 2/3 भाग होती है, एक तो रफ ER होती है, एक स्मूथ ER होती है। तो कुल अंतःप्रदेवी जालिका की जो भी होती है ना, उसका 2/3 भाग, 2/3 भाग ये होती है ना। इस पर राइबोफ्लोरिन प्रोटीन पाई जाती है। राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकंड दोनों इस पर पाई जाएगी, है ना। तो लिखो इसको, इस पर राइबोफ्लोरिन फर्स्ट, है ना, और राइबोफ्लोरिन सेकंड प्रोटीन पाई जाती। प्रोटीन के नाम है, देखो ये राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकंड प्रोटीन पाई जाती है ना। कुल जो अंतःप्रदेवी जालिका है ना, टोटल जितनी भी अंतःप्रदेवी जालिका है, उसका 2/3 भाग यही होती है। 2/3 भाग यही होती है खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, रफ ER। रफ ER मतलब रफ अंतःप्रदेवी जालिका कितनी होती है, 2/3 भाग। और वो कितनी होती, बाकी जो बच गया 1/3 भाग, मतलब 1/3, है ना। कुल, तो इसमें लिखो, कुल अंतःप्रदेवी जालिका का यह अंतःप्रदेवी जालिका का 2/3 भाग होती है। 2/3 भाग, या कोष्टक में लिख लो 2/3 भाग होती है ना। और एक इसमें पाई जाती है, एक तो वेसिकल्स में पाई जाएगी और एक पाई जाएगी सिस्टर्नी में। एक तो सिस्टर्नी में, एक वेसिकल्स में पाई जाती है, क्योंकि उनमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं ना, इसलिए। तो यह सिस्टर्नी और वेसिकल्स में पाई जाती है। वेसिकल्स में पाई जाती है। ये इसके खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका है ना। तो यह एक तो क्या करेगी, यह अंतःप्रदेवी जालिका कैसी होती है, रफ अंतःप्रदेवी जालिका कैसी होती है,
क्यों होती है रफ को बोलते हैं? इस पर राइबोसोम पाए जाएंगे एक तो, है ना। अब राइबोसोम पाए जाएंगे तो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का काम करते हैं, प्रोटीन निर्माण करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो यह प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है ना। इस पर राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड प्रोटीन पाई जाती है ना। स्मूथ ईआर में नहीं पाई जाएगी, दोनों में डिफरेंस है, मतलब इसकी पूरी उल्टी हो जाएगी वो। इस पर राइबोसोम पाई जाएंगी तो उस पर राइबोसोम नहीं पाई जाएंगी। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, वह वसा या लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है ना। स्टीरॉयड संश्लेषण का कार्य करती है, लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है। ये तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी, वो वसा का करेगी, है ना, वसा या लिपिड का। यह अंतःपर्दवी जालिका का 2/3 भाग होती है। 2/3 भाग ये होती है, तो बाकी बच गया 1/3, वो 1/3 भाग होती है। यह सिस्टर्नी और वेसिकल्स में पाई जाती है। ये दोनों में सिस्टर्नी में पाई जाएगी, वेसिकल्स में पाई जाएगी। बाकी बच गई वो एक, वो उसमें कौन पाई जाएगी? वो ट्यूबुल्स बच गई, आपकी नलिकाएं बच गई, तो ट्यूबुल्स में कौन पाई जाएगी? स्मूथ ईआर पाई जाएगी, स्मूथ अंतःपर्दवी जालिका पाई जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं। दूसरी आपकी चिकनी, चिकनी या इसको बोलते हैं स्मूथ, स्मूथ अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। पेन चेंज करता हूँ मैं, मार्कर पेन चेंज करता हूँ। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी का मतलब स्मूथ, मतलब इस पर कोई कण नहीं पाए जाएंगे, रफ नहीं होगी। एक तो होती है रफ, एक होती है स्मूथ। रफ का अपोजिट होता है स्मूथ। तो रफ तो हो गई ये और स्मूथ हो गई ये। रफ में क्या पाया जाएगी? इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, दोनों अंतर है, अपोजिट है बिल्कुल। तो लिख लेते हैं इसको, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, नहीं पाए जाते हैं, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। दूसरी है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, जबकि यह क्या करती है? लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है, स्टीरॉयड संश्लेषण का कार्य करती है। यह लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है, लिपिड या वसा संश्लेषण का कार्य करती है। संश्लेषण का कार्य करती है ना। तीसरा था इसका यह अंतःपर्दवी जालिका का 2/3 भाग होती है ना। इसका क्या होगा? इसमें 2/3 भाग वो हो गया, तो जो बच गया 1/3 भाग 1/3 है ना, वो ये होती है। तो यह कुल अंतःपर्दवी जालिका का, कुल अंतःपर्दवी जालिका का 1/3 भाग होती है। 1/3 भाग मतलब 1/3 भाग होती है। है ना। ये 2/3 होगी, तो बाकी जो बच गया 1/3 वो ये होगी। यह सिस्टर्नी और वेसिकल्स में पाई जाती है। कौन? रफ ईआर, रफ अंतःपर्दवी जालिका। यह सिस्टर्नी और वेसिकल्स में पाई जाती है। तो जो बाकी बच गई तीसरी वाली नलिकाएं, ट्यूबुल्स, उसमें कौन पाई जाएगी? ये पाई जाएगी। इसमें लिखो, यह ट्यूबुल्स में पाई जाती है, नलिकाओं में पाई जाती है। नलिकाओं में पाई जाती है। देख लो, सेम हो गया, है ना। तो ये हो गया रफ ईआर। अंतःपर्दवी जालिका के प्रकार हो गए आपके, है ना। 2 प्रकार के होते हैं अंतःपर्दवी जालिका। एक तो रफ होती है, रफ,
और एक होती है स्मूथ। एक तो होती है खुरदरी, एक होती है चिकनी। खुरदरी और चिकनी अपोजिट एक दूसरे के, है ना। रफ़ और स्मूथ भी अपोजिट एक दूसरे के। तो जो रफ़ होगी वो कैसी होगी, इस पे क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, इसलिए चिकनी होगी। वो इसलिए रफ़ होगी कि उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम पाए जाएंगे तो राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो यह ER क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, रफ़ ER, है ना। ये क्या काम करती है, वसा संश्लेषण का कार्य करती है, लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है। इस पर राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकंड प्रोटीन पाई जाती है ना। इस पर नहीं पाई जाती, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और सेकंड प्रोटीन नहीं पाई जाती इस पर। प्रोटीन आ गया ना, ये प्रोटीन बनाने का काम तो यही करती है। यह अंतःपर्दवी जालिका का 2/3 भाग होती है। 2/3 भाग होती है, मतलब 2/3 भाग यही होती है अंतःपर्दवी जालिका का। कुल अंतःपर्दवी जालिका का 2/3 भाग ये होती है रफ़ ER, रफ़ अंतःपर्दवी जालिका। तो ये बाकी बच गया ना 1/3 भाग, वो ये होती है ना। यह सिस्टर्नी और वेसिकल्स में पाई जाती है। तो बाकी एक बच गई। 3 भाग होते हैं ना अंतःपर्दवी जालिका के, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। तो सिस्टर्नी और वेसिकल्स में तो ये पाई जाती है। बाकी जो तीसरी बच गई उसमें कौन पाई जाएगी, ये पाई जाएगी, है ना, ये पाई जाएगी। तो स्मूथ अंतःपर्दवी जालिका ट्यूबुल्स में, नलिकाओं में पाई जाती है ना। तो आप इसको उतार लीजिए, बाकी इसकी कार्य पढ़ते हैं हम, है ना, जिसमें ये अंतःपर्दवी जालिका खत्म हो जाएगी अपनी, है ना। इसको उतार लो कॉपी में। देखो, अंतःपर्दवी जालिका की खोज हो गई आपके, खोज। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा अंतःपर्दवी जालिका के अन्य नाम। फिर उसके बाद पढ़ा अपन ने अंतःपर्दवी जालिका की संरचना भी हो गई आपके, है ना, पढ़ लिया अपन ने। अंतःपर्दवी जालिका के प्रकार पढ़ लिया अपन ने। अब आखिरी में बचता है अंतःपर्दवी जालिका के कार्य। तो इसके कार्य क्या क्या हैं, है ना, वो पढ़ते हैं अपन। तो लिखो, टॉपिक डालो, अंतःपर्दवी जालिका के कार्य। अंतःपर्दवी जालिका के कार्य। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ ER, है ना। तो देखो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य अंतःपर्दवी जालिका का कार्य क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मतलब यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। मतलब अगर ये नहीं होगी तो पिचक जाएगी कोशिका, ये केंद्रक, ये कोशिका। अब ये ऐसे नहीं होगी ये, तो ये पिचक जाएगी। ये अगर अंतःपर्दवी जालिका नहीं होगी, इसको यांत्रिक सहायता मिल रही है, आधार प्रदान कर रही है एक तरह से, तो इसको मैकेनिकल सपोर्ट कर रही है ना। तो ये यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। दूसरा इसका काम है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है ना, वो निरावेशन का कार्य करती है, डिटॉक्सिफिकेशन। जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, उनको विषहीन पदार्थ में बदल देती है, मतलब वो डिटॉक्स कर देती है ना। जो ऐसे प्रदूषक होते हैं, है ना, स्टीरॉइड्स होते हैं, ऐसे उनको हानिकारक जो होते हैं ना, उनको हानिकारक रहित कर देती है, मतलब उनको लाभदायक कर देती है, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में बदल देती है ना, मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचाते शरीर को। तो ये काम करती है। तीसरा काम करती है ये अंतःकोशिकीय विनिमय का काम करती है। कौन आएगा कौन जाएगा, अंतःकोशिकीय विनिमय का काम करती है ना। सीधा याद रख लेना आप, तो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट का, स्थानांतरण में काम करती है ना। इसके अलावा ये गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम का भी निर्माण का भी काम करती है ना। गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, सूक्ष्मकाय, इनका निर्माण करती है। इसके अलावा वसा संश्लेषण का काम करती है, पढ़ाई दिया मैंने आपको, है ना। कोशिका को अंतःकंकाल कहलाती है ना, ये पढ़ाई दिया। प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, बस यही है इसमें, है ना। तो लिखो इसको एक बार फिर से समझ लेंगे इसको। सबसे पहले कार्य लिखो, यांत्रिक सहायता प्रदान करना, यांत्रिक सहायता
यांत्रिक सहायता करती है ना। मैकेनिकल सपोर्ट, अरे एक बार इंग्लिश में आ गया डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट यांत्रिक सहायता प्रदान करती है ना। वो वरना वो पिचक जाएगी वो कोशिका। दूसरा है अंतः कोशिका विनिमय, अंतरा कोशिकीय विनिमय का कार्य करती है। अंतरा कोशिकीय विनिमय डायरेक्ट लिख लो आप तो, इंट्रा सेल्यूलर एक्सचेंज का कार्य करती है ना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर एक्सचेंज। यहाँ पे लिख लेना मैकेनिकल सपोर्ट, इंग्लिश में लिख लेना मैकेनिकल सपोर्ट, बाकी इसे हिंदी में आ चुका है लिखा हुआ इंट्रा सेल्यूलर एक्सचेंज, है ना। तीसरा है आपका डिटॉक्सिफिकेशन, निरावेशीकरण, या एक और शब्द बोलते हैं निरावेशन, या एक और नाम है इसका आवेशीकरण, या इंग्लिश में ध्यान रखो आप तो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे ध्यान रखो आप, है ना। तो इसमें लिख लो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका ये काम करती है, मतलब चिकनी अंतःप्रदवी जालिका विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में बदल देती है। विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में बदल देती है। जैसे ड्रग्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, है ना, वो विषैले होते हैं ना, उनको विषहीन कर देती है, उनका जहरीला प्रभाव खत्म कर देती है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। विषहीन पदार्थ जैसे ड्रग्स, स्टीरॉइड्स के जहरीले के विषैलेपन को विषहीन पदार्थों में बदल देती है। के विषैलेपन को समाप्त कर विषहीन पदार्थों में बदल देती है। विषहीन पदार्थों में बदल देती है। देखो ये काम करती है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। निरावेशीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन, आवेशीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन, ये काम कौन करती है? जो मतलब ड्रग्स होते हैं ना, जो विषैले पदार्थ होते हैं,
चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका काम करती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करती है, जो विषैले पदार्थ होते हैं जैसे कि ड्रग्स होती है, स्टीरॉइड्स होते हैं, तो इनके जो विषैलेपन होते हैं ना, विषैलेपन को समाप्त कर देती है और विषहीन पदार्थों में बदल देती है इनको, है ना। तो ये काम करती है अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके अलावा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, कोशिका का अंतःकंकाल का कार्य करती है। कोशिका के अंतःकंकाल का कार्य भी यही करती है ना। इसके अलावा एक और है, लाइन लिख लो चलो, कोशिका को अंतःकंकाल, कोशिका के अंतःकंकाल का कार्य करती है ना। एक और है, इसका उपनाम भी यही है। एक और है कि जो लाइसोसोम और गोल्जिकाय, लाइसोसोम और माइक्रोबॉडीज मतलब सूक्ष्मकाय, इनका निर्माण भी यही करती है। तो लिखो इसको, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सूक्ष्मकाय को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। का निर्माण करना। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है कोशिका, जो अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं अपन इसको, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर ही शायद इसी को मान लो आप, कोशिका, है ना। तो इनका निर्माण करती है ना। तो इसको आप एक बार फिर से समझ लो, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या क्या कार्य करती है। अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य सारे ध्यान रखने हैं आपको, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, है ना। जो इंग्लिश शब्द हैं उनको भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि आते हैं ये। यांत्रिक सहायता प्रदान करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। मैकेनिकल सपोर्ट, ये लिखा हुआ है एग्जाम में, सीधा रेलवे के एग्जाम ना, वहाँ पे ये यांत्रिक सहायता लिखा हो नहीं आया, आपकी किस्मत है फिर, है ना। तो यांत्रिक सहायता प्रदान करिए। अगर ये नहीं होगी ना, ये कंकाल नहीं होगा ना, अंतःकंकाल, तो ये पिचक जाएगी। अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होगी तो कोशिका को ठहराए हुए हैं वहाँ पे ऊपर ठहराए हुए। दूसरा काम है इसका, अंतरा कोशिकीय विनिमय का कार्य करती है। इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज मतलब पदार्थ तो कहना, अंतरा कोशिका विनिमय का काम करती है। इसमें जो पदार्थ आते जाते रहते हैं, है ना। कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आवागमन में सहायता करती है ना। कोशिका के अंदर जाने वाले बहुत सारे पदार्थ हैं, उनको आवागमन का ध्यान रखती है ना। ये है निरावशीकरण का कार्य करती है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। जो हानिकारक, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका करती है ये काम। जो हानिकारक पदार्थ है ना, विषैले पदार्थ है ना, उनके विषैलेपन को समाप्त कर देती है ये, और उनको विषहीन पदार्थों में बदल देती है। उनका जो जहरीला प्रभाव है ना, उनको ख़त्म कर देती है। कौन? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला है कोशिका को अंतःकंकाल का भी कार्य करती है। अगला है पांचवा इसका कार्य, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और सूक्ष्मकाय मतलब माइक्रोबॉडीज का भी निर्माण करती है। कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये 5 काम करती है, इसको आप लिख लो, है ना, कॉपी में। और बाकी अगला कोशिकांग पढ़ेंगे, ये हो गया आपका अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अब अगला पढ़ते हैं चौथा। 3 तो हो गए अपने पूरे, है ना। इसको उतार लो कॉपी में।